नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत मुंबई की ही खबर से करेंगे, क्योंकि मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुआ घमासान अब बढ़ता नजर आ रहा है। शनिवार के दिन खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया, तो वहीं रविवार के दिन अदालत ने इन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरी तरफ शनिवार रात खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसके बाद बीजेपी मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से मुंबई में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रात खार पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी, जिससे शहर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। इससे कानून व्यवस्था अस्थिर होने की संभावना थी। इन दोनों को पुलिस ने नोटिस भी दिया। इसके बावजूद वो समाचार चैनलों पर बयान देते नजर आए। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस की इन दलीलों के बाद अदालत ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 29 तारीख को होगी। हम 27 तारीख को अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया गया है, उसके तहत 124A लगाया गया है। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया एफआईआर तैयार किया है, जो कि 506/22 जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर हुआ 503/22 उसके बाद में, उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department. शनिवार रात इसमें एक नया विवाद तब जुड़ गया जब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट लगी। शुक्रवार रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुए हमले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद बीजेपी की ओर से मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जानकारी है, 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ये मामला अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा से कई आगे बढ़ चुका है। नवनीत राणा के मामले में अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, तो वहीं सोमवार के दिन गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि लाउडस्पीकर के मामले में कुछ समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब जब सड़कों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में इन मामलों में कोई समाधान निकलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आपसी भाईचारे को बहाल करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि हमें अमन चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का कुशल चौक, हर तरफ चारों ओर दोनों समुदाय के लोग तिरंगा लिए अमन का पैगाम देते हुए। जो लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए वो अपने छतों और छज्जों से लोगों पर फूलों की वर्षा से स्वागत करते हुए हर तरफ शांति बनाए रखने की अपील।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ भाईचारा, हम सब एक हैं। भाईचारा बनाना है, सभी को सिखाना है, सभी प्रेम से रहो। आपसी भाईचारा लगता है फिर से क्या मुझे? हमें तो भाईचारा चाहिए, शनिवार को इसी जगह पर हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में माहौल खराब हो गया था। रही सही कसर इलाके में हुई अतिक्रमण अभियान ने पूरी कर दी। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद शुक्रवार को दोनों समुदाय की अमन समिति की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है और पुलिस ने भी अपना अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी स्केल डाउन कर दिया है। तो कम्युनिटी आपस में मिलजुल के रहना चाहती है, तो हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज इस तिरंगा यात्रा के द्वारा ये एक संदेश देना चाहते थे कि अब हम फिर से मिलजुल के रहेंगे और भाईचारा रहेगा। अमन कमेटी के प्रयास और तिरंगा यात्रा से जहांगीरपुरी में जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। तिरंगा यात्रा के जरिए कोशिश है आपसी भाईचारे, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करने की, गंगा जमुनी तहजीब को फिर से आबाद करने की, जिसके लिए यह देश जाना जाता है। जहांगीरपुरी दिल्ली से कैमरामैन जेबीएल थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। यस बैंक के सह संस्थापक रहे राणा कपूर ने ईडी के सामने एक बड़ा दावा करते हुए बताया कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया था। राणा का यह बयान ईडी की ओर से हाल ही में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है। राजीव गांधी की ये एक पुरानी पेंटिंग है जिसे मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने बनाया था, लेकिन अब इसी पेंटिंग को लेकर विवाद हो गया है। यस बैंक के पूर्व सह संस्थापक राणा कपूर ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी की ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया और बाद में उसी पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ। चुप्पी से बात नहीं बनेगी, इस पे स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिए। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एजेंसीज हमारे पीछे पड़े हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में पहले भी आ चुका था। और अब जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुद एक इन्वेस्टिगेशन या जांच चल रही है, वो जब बताते हैं कि इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव बनाया गया उन पे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो यह सत्ता का दुरुपयोग भी है। और नेहरू गांधी परिवार ने इस प्रकार से किया, क्यों किया, क्या सोच थी, क्या तथ्य है, उनको आकर खुलकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। किस दुष्प्रभाव से, किस भय, डर, किस प्रलोभन, किस वायदे के कारण वो व्यक्ति दे रहा है जिसकी इतनी महान क्रेडिबिलिटी है, जिसको आप सरकार हर दिन फ्रॉडस्टर बोलते हैं, हिंदुस्तान का मुख्य फ्रॉडस्टर, जो सालों दर सालों से जेल में है, उसको आप आगे रखकर अपने राजनीतिक तीर चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा दुष्प्रभाव है आपका, कौन सा प्रलोभन है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके वो सामने आएगा। ईडी ने आरोप लगाया कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज बधावन ने संदिग्ध लेन देन के माध्यम से 5050 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की। इसी मामले में मार्च 2020 में राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में है। लेकिन अब राणा का गांधी परिवार को लेकर ये सनसनीखेज बयान आया है। राणा का ये बयान ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सहायक आरोप पत्र में है। बयान में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि देवड़ा ने उनसे कहा था कि पेंटिंग नहीं खरीदोगे तो उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने में दिक्कत होगी, साथ ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी नहीं मिल पाएगा। राणा कपूर ने दावा किया कि उन्होंने पेंटिंग के बदले 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया। इसके बाद उन्हें मिलिंद देवड़ा ने बताया था कि इस पैसे से न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी का इलाज हुआ है। कपूर ने ईडी को बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए सही समय पर गांधी परिवार की मदद करके उन्होंने अच्छा काम किया है, लिहाजा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। वो लोग जो मृत हैं,
जो जवाब देने में अभी समर्थ नहीं हैं। आप इस विषय में कभी तब नहीं बोली जब वो लोग थे, जिंदा थे, जवाब दे सकते थे, खंडन कर सकते थे। क्या करेंगे उनके पारिवारिक लोग मानहानि के विषय में या किसी और विषय में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि देश इतना आसान है बरगलाना और बहकाना? अगर आप समझते हैं तो आप खुद अपने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। इसके साथ ही राणा कपूर ने ईडी को दिए गए बयान में दावा किया कि साल 2010 में मुरली देवड़ा ने राणा कपूर से कहा था कि अगर वह पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो उन पर और यस बैंक पर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। राणा कपूर के मुताबिक देवड़ा ने इसके लिए कई कॉल किए और उनके घर और दफ्तर के चक्कर लगाए। राणा कपूर के आरोप सनसनीखेज हैं और ईडी ने राणा कपूर के बयानों को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट राणा कपूर के इन बयानों को किस तरह से लेता है और आगे इस पर क्या कुछ होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई ने कक्षा भविष्य में संभावित ऊर्जा संकट के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों को एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज के हादसे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को ही शिव कुमार ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बूम कॉर्बेट 14 खरीदा था। स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी रात भर चार्ज करने के लिए लगाई। शनिवार सुबह सुबह बैटरी में धमाका हो गया। इससे लगी आग में 42 साल के शिव कुमार की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों बेटियों का भी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे 2 दिन पहले ही तेलंगाना के निजामाबाद में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की अलग हो जाने वाली बैटरी चार्जिंग के दौरान फट गई। इस घटना में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माताओं से कहा गया है कि वो गाड़ियों को खुद वापस मंगाएं। ऐसा ना करने पर उन्हें लापरवाही के लिए भारी जुर्माना देना होगा। इससे पहले 26 मार्च को पुणे में ओला के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। इसके मद्देनजर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 1441 स्कूटर वापस मंगाने का ऐलान किया है। अब उस बैच के सभी स्कूटरों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ओला का कहना है कि उसकी बैटरी भारत की गुणवत्ता स्टैंडर्ड AIS 156 और यूरोप की गुणवत्ता स्टैंडर्ड ECE 136 जैसे मानकों पर खरी उतरती है। इससे पहले ओकिनावा ऑटोटेक अपनी 3000 गाड़ियों और प्योर EV 2000 गाड़ियों को वापस मंगा चुके हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।